भाइयों और बहनों, ढेर सारी उठापटक के बाद राज्यसभा में 20 सितंबर को कृषि कानून पास कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किसानों की आय दुगनी करने के संदर्भ में लिया गया कदम है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए उन्होंने 2022 तक का समय लिया है और इसी संदर्भ में उन्होंने ये कदम उठाया है। आइए इसके पीछे चलते हैं, क्या सुधार किए गए हैं और पहले क्या था। 1964 में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी का गठन हुआ और उस गठन का उद्देश्य था किसानों को सही दाम मिले, उनकी उपज का सही दाम मिले। उद्देश्य बहुत अच्छा था उस समय की ज़रूरत के हिसाब से, और आज भी उससे किसानों को फ़ायदा हो रहा है। किसान उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, मंडी में जाते हैं, अपने जो भी अनाज या दलहन होते हैं उसको बेचते हैं, जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसके ऊपर बेच करके पैसा वहाँ से लेते हैं। लेकिन इसके बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आइए इसमें विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात, इस मार्केट कमेटी, जिसको अधिकांश जगहों पे मंडी और कुछ जगहों पे बाजार कमेटी बोलते हैं, इन जगहों पे किसान अपना सामान ले जा करके, अपना अन्न ले जा करके, चाहे गेहूं हो, चावल हो, जो भी इसमें क्षेत्र में आते हैं, ले जा करके जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पे किसान अपना अनाज बेच सकता है। अब आप सोचेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें क्या सुधार लाने की ज़रूरत थी। एक्चुअल में, वास्तव में होता ऐसा है, हमारी और आपकी जानकारी के लिए, अभी मंडी में जो अनाज पहुंचते हैं वो पूरे उत्पादन का केवल 6% ही पहुंचते हैं, 6% केवल पहुंचते हैं। बाकी अनाज किसान यहाँ वहाँ जहाँ भी सुविधा मिलती है वहाँ बेच देते हैं। और ये जो मंडियाँ होती हैं वो स्टेट के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। अब जब किसान मंडी में अपना सामान बेचने पहुंचते हैं तो सीधे वो गोडाउन को नहीं दे सकते हैं, उसके बीच में बिचौलिए होते हैं जिनको आप कमीशन एजेंट बोल सकते हैं। वो किसान के अनाज को खरीदते हैं वहीं वो गोडाउन में फर्दर आगे बढ़ा देते हैं। अब इस तरह की प्रक्रिया में कमीशन एजेंट जो होते हैं बीच में, वो किसान को, आज की परिस्थिति में किसान को परेशानी में भी डाल सकते हैं। 3-4 दिन किसान वहाँ अटका पड़ा रहता है, उसकी क्वालिटी ख़राब बता सकते हैं, या जो भी होता है उसके बारे में उसको परेशान कर सकते हैं और सही क्रय मूल्य उसको नहीं मिल पाता है, क्योंकि बिचौलिए का भी कुछ परसेंटेज बनता है जो काट दिया जाता है। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें मोनोपोली है, एक तरीके से आपको बिचौलिए के थ्रू ही जाना है और वहाँ आपको अपना सामान विक्रय करना है। सरकार ने चूंकि प्रतिबद्ध है कि आय कैसी बढ़ाई जाए, उसके लिए सरकार ने पैरेलल चैनल खोलने का एक प्रयास किया है। आज की डेट में किसान इस नए कानून के अंतर्गत अपनी फसल को किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट में दूसरे राज्य में बेच सकता है, और जब वो ऐसा करेगा तो उसको किसी भी राज्य को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, किसान अपने उत्पाद को इंटरनेट के द्वारा सही रेट देख करके जहां भी भेजना चाहे वहां भेज सकता है। कोई भी आदमी उसके सामान को खरीद सकता है जिसके पास पैन कार्ड है, या किसी को बेच सकता है जिसके पास पैन कार्ड हो, और किसी भी राज्य में बेचने के लिए उसके पास प्रतिबंध नहीं होगा। एक और अच्छी बात हुई है कि किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब
जैसे सभी किसान एक गांव है या 3-4 गांव मिलकर के, या एक गांव ही समझ लीजिए, मान लीजिए 100 एकड़ खेत है, उन 100 एकड़ खेत में एक साथ मिलकर के किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी खेती एक तरह की कर सकते हैं, चाहे धान की हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे आप बोल सकते हैं मूंगफली की हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्योंकि कई कंपनीज को आलू, मूंगफली या इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो टन्स में खरीदते हैं, सैकड़ों टन्स में एक साथ खरीदते हैं, और इसके लिए वो पहले से रेट अनुबंधित कर लेते हैं। तो अब किसानों को पहले जहाँ एक ही रास्ता था कि उनको मंडी में जाना है, अब उनको मंडी के अलावा कई और पैरेलल रास्ते खुल गए हैं, जहाँ वो अपने तरीके से काम कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, दूसरे स्टेट को बेच सकते हैं, ई टेंडरिंग के द्वारा अपने चीज़ों को विभिन्न जगहों पे जहाँ अच्छे प्राइस मिलते हैं वहाँ बेच सकते हैं। तो एक तरह से किसानों को जो उत्पादन है उसको विभिन्न रास्तों से बेचने के तरीके मिलेंगे, तो उनकी आय निश्चित ही बढ़ेगी। अब दूसरी बात पे आते हैं। कांग्रेस समेत विपक्ष का आरोप है कि इससे किसानों को परेशानी होगी। मैं ये बताना चाहता हूँ किसानों की इसमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसमें पैरेलल पाथ क्रिएट किए गए हैं। जब आप पैरेलल पाथ दे देते हैं जैसे किसी बिजनेस के लिए, उसी तरह कृषि को एक तरह से व्यवसाय की तरह देखा जा रहा है, जहाँ किसानों को ये अधिकार होगा कि अपने उपज को वो जहाँ चाहें, जिस मूल्य में चाहें, जहाँ भी उनको उचित मूल्य मिलता है वहाँ बेच सकते हैं। दूसरी बात, भ्रम फैलाया जा रहा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। देखिए, एमएसपी और मंडी दो अलग अलग चीज़ें हैं, कनेक्टेड होते हुए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एमएसपी जो है केवल, जहाँ तक मुझे मालूम है, केवल 24 फसलों के ऊपर लागू है, 12 रबी की, 12 खरीफ की, और बाकी सारी चीज़ें एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत नहीं आती हैं। इसलिए ऐसा कहना कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, और जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ कि एमएसपी केवल 6% लोग ही मंडी में लेके सामान आ रहे हैं, इसका मतलब 6% लोग ही अभी तक उसको यूज़ कर रहे थे। तीसरी बात, लोग बोल रहे हैं कि इसको बड़े बड़े उद्योगपति सीधे का सीधे सामान खरीद लेंगे और मार्केट में वो सामान विलुप्त हो जाएगा। यह लोगों का अजीब सा कथन लगता है, क्योंकि आज भी बड़े उद्योगपति, चाहे कोई भी हों, जिसका भी नाम आप समझ सकते हैं, चाहे कोई भी हों, वो अभी भी आज भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी भ्रम की स्थितियां हैं, और मैं देखता हूं कि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है आज, जो किसानों के फेवर में एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है, ये किसानों के बहुत हित की बात है। हालांकि इसमें कुछ दिक्कतें शुरुआत में हो सकती हैं, किसी चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद कुछ किसान परेशानी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी नए सिस्टम पर जाते हैं आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसका निराकरण भी सरकार देखने की ज़रूर कोशिश करेगी, क्योंकि उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव किसानों की आय को दोगुना करना है। आपको याद होगा इसी तरह का भ्रम जब 1991 या 92 के आसपास नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, और जब वो एक तरह से उदारीकरण की तरफ बढ़ रहे थे, उस समय भी यही चिंता व्यक्त की गई थी कि पूरा मार्केट खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, देश विदेशियों के हाथ में चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नरसिम्हा राव जी ने अपनी उदारीकरण प्रक्रिया को जारी रखते हुए 5 साल तक देश को उदारीकरण की तरफ ले गए, और आज हम देखते हैं कि उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं, आज जो भी हम भारत की तस्वीर देखते हैं उसमें नरसिम्हा राव जी का भी बहुत बड़ा योगदान दिखाई पड़ता है। दोस्तों, इसको बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से इसको लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद करते हैं कि किसान अपनी आय को आज की स्थिति से बेहतर करने में जरूर सफल होंगे। यही हमारी कामना है, यही इच्छा है। धन्यवाद। जय हिंद।